नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात लोकसभा चुनाव की। अब आधे से ज्यादा राह हम तय करते दिखाई देंगे कल शाम इसी वक्त, क्योंकि तीसरे चरण का चुनाव भी मुकम्मल हो जाएगा। 93 सीटों पर बटन दबा दिए जाएंगे तो कुल मिलाकर 283 सीटें, बहुमत का आंकड़ा 272 का है, कुल मिलाकर 543 सीटें, तो आधे से भी ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका होगा। यानी कि उम्मीदवारों की, राजनीतिक दलों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी होगी और काफी कुछ अंदाजा लगने लगेगा चुनाव किस ओर जा रहा है। अभी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, मुद्दे तलाशे जा रहे हैं, रोज बरोज शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट भी हो रही है और जनता खामोश है, चुप्पी साधे बैठी है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि लोग उदासीन हैं, वो जोश, जज्बा, उत्साह, जुनून नहीं दिखाई दे रहा है। इस चुनाव में कोई लहर नहीं है, करंट नहीं है। लेकिन क्या कोई अंडर करंट है? इसकी बानगी ही नहीं, एक खाका खिंचता दिखेगा क्या कल शाम तक? और जो ये 93 सीटें हैं, इसमें एक खास बात यह है, 17% हैं ये कुल मिलाकर 543 सीटों की। इसमें से 2019 में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने 79 सीटें जीती थी, 79। तो बीजेपी अब की बार या तीसरी बार मोदी सरकार की जो ताल ठोक रही है, कसौटी पर कसा जाएगा ये नारा कल। और विपक्ष जो इस बार अपनी नैया पार लगाने की ललकार दे रहा है, आज तो राहुल गांधी ने कहा 400 पार तो छोड़िए, 150 पार भी बीजेपी नहीं हो रही है। तो उनके दावे में भी कितना दम है, उसकी तस्वीर भी सामने आने लगेगी। अब जो राज्य हैं जहां पर यह मतदान होने वाला है कल, इनमें दरअसल 3 स्विंग स्टेट्स भी आते हैं। 4 राज्यों की हम लगातार बात कर रहे हैं चुनाव से पहले से ही कि इस बार 2024 का चुनाव पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक के नतीजे तय करेंगे किसकी सरकार बनती है। तो इनमें से 3, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यहां पर चुनाव हो रहे हैं। कितनी सीटों पर, उस पर भी मैं आता हूं। और उसके साथ उत्तर प्रदेश, वो तो सबसे अहम राज्य है ही, क्योंकि 80 सीटें हैं। इन पर भी अगर हम नजर डालें, कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 14 सीटों पर कल मतदान होने वाला है। 14 की 14 सीटें बीजेपी जीती थी। अब कर्नाटक में देश के अब तक के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल कहे जाने वाले मुद्दे की गूंज साफ सुनाई दे रही है। और इसमें फंसे कौन है? देश के प्रधानमंत्री रहे एचडी देवेगौड़ा का पोता प्रज्वल रवन्ना। 2976 वीडियोस, हासन से उम्मीदवार भी, वहां तो 26 तारीख को वोटिंग हो गई, लेकिन इस मुद्दे की गूंज क्या अब बाकी 14 सीटों पर भी सुनाई देने वाली है क्या? और इसका नुकसान सिर्फ जेडीएस उठाएगी? निष्कासित कर दिया है पार्टी से तो, हालांकि पिता को अब एसआईटी ने हिरासत में ले लिया है। प्रज्वल रेवन्ना के पिता और एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना को ब्लू कॉर्नर नोटिस प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जारी भी हो गया है, लेकिन वो देश से बाहर हैं। पर कर्नाटक में क्या खेल बदलेगा या बिगड़ेगा, यह देखने वाली बात है। 28 में से 25 सीटें बीजेपी जीती थी। दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना, 2 ही जगह बीजेपी ने सीटें जीती। उसके बाद हम बात करेंगे गुजरात की। बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता है, सबसे मजबूत किला, गढ़ है बीजेपी का। 26 सीटें, और यहां पर तो सूरत में तो निर्विरोध चुने जा चुके हैं बीजेपी के उम्मीदवार, कोई था ही नहीं मैदान में, या हटा दिए गए अगर विपक्ष की माने तो, डरा धमकाकर। अब 25 सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी बिल्कुल
इत्मीनान से है क्या कल प्रधानमंत्री मोदी भी अपने मत का इजहार करेंगे? अमित शाह मैदान में है। ये जो सीटें हैं, यहां पर दिलचस्प बात जो है वो भी थोड़ा आपको बता दूं। अमित शाह केंद्रीय मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया ये पोरबंदर से चुनावी मैदान में है, पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट से हैं, और इन्होंने जो बयान दे दिया राजपूतों को लेकर, उससे क्षत्रिय समाज में एक नाराजगी भी है। तो इतने मजबूत किले में क्या कुछ दरारें भी आएंगी? और वो दरारें उत्तर प्रदेश में भी महसूस की गई पहले 2 चरणों में, खास पहले चरण में। तो ये तो हो गई गुजरात की कहानी, और उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र कर ही रहा था। 16 सीटों पर मतदान हो चुका है, अब 10 सीटों पर मतदान होने वाला है, यानी कि 26 सीटों पर मतदान मुकम्मल हो जाएगा। और यहां पर भी थोड़ी दिलचस्प सी तस्वीर सामने दिखेगी। ये जो 10 सीटें हैं, संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली, और इसमें 3-3 यादव परिवार के सदस्य चुनावी ताल भी ठोकते दिखेंगे। मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव, और बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पहले शिवपाल यहां पर लड़ने वाले थे। और जो ये 10 सीटें हैं, इनमें से 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 2 समाजवादी पार्टी के। तो क्या समाजवादी अपनी सीटें बढ़ा पाएगी या बीजेपी फिर से पटकनी देने में कामयाब होगी? यह दरअसल यादव बेल्ट भी है, और यहां पर अखिलेश यादव की ताकत, समाजवादी पार्टी की ताकत भी आंकी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल रामलला के दर्शन करने भी गए, अयोध्या में एक रोड शो भी किया। तो जो 64 सीटें बची हुई हैं उत्तर प्रदेश की, वहां भी संदेश दिया जा रहा था। उधर राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, ताल ठोक रहे हैं। इसका कोई इंपैक्ट अब होता दिखेगा क्या? प्रधानमंत्री कह रहे हैं डरो मत, भागो मत। अमेठी से भाग गए क्या राहुल गांधी, या ये अपने आप में एक चुनावी रणनीति है कांग्रेस की? इसकी भी परीक्षा होने वाली है। लेकिन एक दिलचस्प बात हुई है जौनपुर में, है वो पूर्वांचल का इलाका, लेकिन धनंजय सिंह, बाहुबली धनंजय सिंह जमानत पर बाहर आए, और उनकी पत्नी जहां जौनपुर से ताल ठोक रही थी, उनका टिकट कट गया, और श्याम सिंह यादव को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। अब यह कृपा शंकर सिंह पर कृपा बरसाई है क्या बीएसपी ने? वो पिछड़ते दिख रहे थे बाबू सिंह कुशवाहा के मुकाबले, अब बराबर की टक्कर या वो आगे हो गए हैं क्या? और इसकी झलक कल होने वाले मतदान पर भी दिखने वाली है क्या? और बिहार में 5 सीटों पर मतदान होने वाला है, झांझरपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। और पिछली दफा यहां पर 3 सीटें जेडीयू का उम्मीदवार था, तीनों जीत गए, बीजेपी 1 जीती और एलजेपी 1, यानी कि एनडीए सारी की सारी सीटें जीत गई थी। वैसे भी 40 में से 39 जीते थे। तो क्या इस बार भी इतिहास अपने को दोहराएगा बिहार में? पर बिहार से भी एक दिलचस्प खबर है। एक और बाहुबली अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए, और पैरोल किस बाबत मिली कि भाई संपत्ति का बंटवारा होना है, पर यहां वोटों के बंटवारे में लग गए। अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर विधायक बने, पर रैलियां करते घूम रहे हैं, बंटवारे की बात नहीं, अब वो वोटों के बंटवारे में मशगूल हैं। मुंगेर से जेडीयू के बड़े नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं ललन सिंह, उनके पक्ष में रैलियां हो रही हैं, पैरोल की वजह गई तेल लेने। तो इस खेल में क्या रणनीति छिपी हुई है? और यह अपने आप में एक स्विंग स्टेट है, और इसके साथ जुड़ जाता है एक और स्विंग स्टेट, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में
11 सीटों पर मतदान होने वाला है और ये सीटें वो हैं जहां पर शरद पवार की ताकत भी आंकी जाएगी या भतीजा सेन मारी कर देगा। असल एनसीपी तो अब अजित पवार वाला गुट हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी दर्जन भर रैलियां कर चुके हैं महाराष्ट्र में, 6-7 रैलियां और होने वाली हैं। 2019 में 5 रैलियां की थी प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में, इस बार 18-19 होने वाली हैं। और उसके पीछे वजह यह है कि 48 में से 41 एनडीए के खाते में गई थी 2019 में सीटें, और तब शिवसेना सहयोगी थी, एनडीए का हिस्सा थी। अब उद्धव ठाकरे अलग हो गए तो उद्धव बाला साहेब ठाकरे की विरासत के असली उत्तराधिकारी हकदार उन्हें ही मानेगी क्या? महाराष्ट्र की जनता, मराठी मानुष, या एकनाथ शिंदे के पास जाएगी? पिछली दफा इन 11 सीटों में से 4 बीजेपी के पास, 4 शिवसेना के पास, शिवसेना तब एनडीए का हिस्सा थी, और 3 एनसीपी के पास गई थी। अब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, दिलचस्प बयान है, महाराष्ट्र में 45 साल पहले एक भटकती आत्मा ने अपनी महत्वाकांक्षा के खेल की शुरुआत की और तब से लगातार अस्थिरता लाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब यह भटकती आत्मा वो शरद पवार को कह रहे थे। अब इससे सिंपैथी वेव भी शरद पवार के पक्ष में क्या चलने की संभावना स्ट्रोक आशंका भी है क्या? और बारामती एक लिटमस टेस्ट होगा क्या? यहां पर भाभी और ननंद आमने सामने हैं, यानी कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजित पवार की धर्मपत्नी सुनेत्रा सुले। अब सुनेत्रा पवार, अब खेल किसके पक्ष में जाएगा? और जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दे लगातार अटक भी रहे हैं, भटक भी रहे हैं। भ्रष्टाचार से लड़ाई शुरू हुई, आज भ्रष्टाचार पर फिर से आती दिखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा झारखंड में नोटों के पहाड़ निकले हैं। भाई 30 करोड़ रुपए, कांग्रेस कहती है पैसे नहीं है। मंत्री के पीए के पास 30 करोड़ रुपए नोटों का अंबार मिलता है। कांग्रेस के नेता ने अपने सचिव के यहां अपनी काली कमाई छुपाई हुई है, इसीलिए ये ईडी से डरते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं हम आरक्षण को 50% से आगे ले जाएंगे, कोर्ट ने 50% की लिमिट लगा रखी है, उसे हटा देंगे। बीजेपी और आरएसएस संविधान खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 400 पार का नारा दिया है। 400 तो छोड़िए, 150 सीट भी नहीं मिलेंगी, तो संविधान की दुहाई भी दी जा रही है। यह अलग से वोट बैंक साधने की कोशिश भी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं चुनाव के समय लोगों को जेल से बाहर निकाला जा रहा है, प्रधानमंत्री जी केवल झूठ बोलते हैं, ये सभी 1-2 सीट मुश्किल से जीतेंगे। तो कहानी क्या है? थोड़ा इसकी परतें खोलने की जरूरत है, और वही आज मैं करने जा रहा हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 93 सीटों का रण, तीसरे फेज में निर्णायक समीकरण, और चुनाव कहां अटका, कहां भटका, किसको झटका? चर्चा में मेरे साथ सिर्फ पत्रकार हैं, और अलग अलग राज्यों की जो मैंने बात की, आज उसी हिसाब से न्योता भी दिया है। उत्तर प्रदेश की बात करने के लिए शीतल सिंह है मेरे साथ, सब जानते हैं ये उत्तर प्रदेश के बारे में। बिहार की नब्ज पिछले 40-50 सालों से टटोलते आ रहे हैं कन्हैया बेल्लारी। महाराष्ट्र को लगातार रीड करते रहते हैं संदीप सोनवलकर। देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक हैं संजय कुमार, और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, 50 साल से वो देख रहे हैं चुनावी इस महाभारत को, सीधी बात करने वाले प्रभु चावला। और प्रभु ओवरऑल पिक्चर लाने से पहले इलाकाई, राज्यवार थोड़ा सा आकलन करते हैं, और दक्षिण से शुरू करते हैं। आप द इंडियन एक्सप्रेस अखबार वो भी चलाते हैं,
दक्षिण में बहुत लोकप्रिय है। 14 सीट हैं कर्नाटक की, 14 की 14 बीजेपी जीती। सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल भी हमारे सामने है। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ, निष्कासित भी कर दिया पार्टी ने। पर इसकी गूंज कितनी सुनाई दे रही है और यह चुनाव पर कितना असर डालेगा? संदीप, आपने सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा, परंतु कर्नाटक का परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए, ये सेक्स स्कैंडल जो हुआ चुनाव के दिन ही रिलीज़ हुआ, उससे पहले नहीं आया। ये स्ट्रैटेजिक थी, चाहे एक कह सकते हैं कि एक कोइंसिडेंस था कि उस तरह टेप आई। उससे पहले कई टेप थी, अवेलेबल थी, परंतु किसी नहीं दिखाई। और ये कारण दिया जा रहा था कि रेवन्ना ने, उनकी फैमिली ने छोटे लेवल पर कम से कम स्टे 25-50 के करीब ले रखे हैं। वो स्टे वेकेट क्यों नहीं कराए गए, कोई ऊपर क्यों नहीं कहा, इसके पीछे अपनी कहानी अलग अलग किस्म की हो सकती हैं। परंतु ये बात सच तो है, टेप सबके पास थी, सबको पता था, पत्रकारों के पास भी था कि पत्रकारों के ऊपर इतने केस हो चुके हैं कर्नाटका में, क्या सारे देश में हो चुके हैं। कुछ भी आप सोशल मीडिया पे डालिए, हर सरकार बंद कर देती है उठा करके। हर प्रदेश के अंदर ये हो रहा है। तो हम पत्रकारों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालते, परंतु जो पोलिटिकल पार्टी, जो बीजेपी का कार्यकर्ता था जिसने कंप्लेंट की सबसे पहले अपने पार्टी के सामने, उसने बाकी लोगों की क्यों नहीं, वो क्या कहा पार्टी डिसिप्लिन है। इसके जो शिव कुमार के पास अगर थी, गवर्नमेंट के पास थी, उनकी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उनके पास थी, तो उन्होंने क्यों नहीं इसको बनाया। तो लगता है कि टाइमिंग, इलेक्शन के अंदर क्या होता है कि टाइमिंग किस चीज़ को कैसे करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए उसी दिन किया गया इसको लीक, जिस दिन चुनाव था, जिसमें वो चुनाव लड़ रहे थे, उनको सुबह जाने भी दिया गया, यानी कि जाने भी दिया गया। 27 की सुबह वो बेंगलुरु से फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना हो गए। पता था कि फ्रैंकफर्ट के डायरेक्ट फ्लाइट में रवाना हो गए, तो अगर कोई पहले से पता था तो कोई अलर्ट किया जा सकता था ना। उसके इस तरह का क्राइम है, एफआईआर नहीं हुई थी, तो वहाँ पर अलर्ट क्यों नहीं किया, वहाँ की लोकल पुलिस ने क्यों नहीं किया, या सेंट्रल पुलिस ने नहीं किया। वो तो नहीं करेंगे, चलो कह सकते हैं उनके खिलाफ चार्ज की वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं इसलिए कोई नहीं हो सकता। तो ये कई ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिसके पीछे आप इलेक्शन से जोड़े जा सकते हैं, कि उनका आंसर मिलता है कि इसका असर हम एक नैरेटिव बनाएंगे कि इस पार्टी के अंदर इस तरह के लोग हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे थे, वो वीडियो दिखाए गए। तो ये एक नैरेटिव, वीडियो वायरल हो रहे हैं, बहुत सी महिलाएं कह रही हैं कि भाई हम अपने गांव, अपने घर नहीं जा सकते, अब हमारी पहचान हो गई है, हम कैसे जाएं, किस मुंह से जाएं। अब ये इस तरह का नैरेटिव भी बनता दिख रहा है। ये मैं कह रहा हूँ ना, ये इशू बनाना, टाइमिंग जो है, ये टाइमिंग क्या, इलेक्शन को किस तरह जीतना है, उसके लिए आप साम दाम दंड भेद में पहले से कहते आ रहा हूँ। ये भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सीख लिया है। उन्होंने जो महिलाएं अभी कंप्लेंट करने के लिए आ रही हैं, उन्होंने पहले क्यों नहीं की, अभी कैसे आ गई? अभी चुनाव का रिजल्ट तो आया नहीं है। चुनाव के रिजल्ट के बाद आती कि चलो पार्टी जीत गई है या हार गई है। चुनाव के दौरान जहाँ 14 सीटों का चुनाव अब होने वाला है, आपने बताया वो सारी की सारी बीजेपी के पास है, और उस दिन भी उनका चुनाव हुआ था। तो कर्नाटक के अंदर इसका वोटों में कितना परिवर्तन होगा ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कर्नाटक या ऐसा प्रदेश है जहाँ पर असेंबली में कांग्रेस जीती रही है, उसके बावजूद भी बीजेपी एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ वहाँ पर आई है। कर्नाटक का एकदम उसका कह सकते हैं ये तो दाल में पात का खेल भी हो गया है। महिला सम्मान की सब बात करते हैं, पर दरअसल अवाम में सभी नंगे हैं क्या? इसको मैं पश्चिम बंगाल से भी जोड़ दूं। संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी डिफेंसिव में थी, बीजेपी अग्रेसिव थी, अब वहां पर राज्यपाल के ऊपर ही यौन शोषण का आरोप लग गया है। तो ये आधी आबादी को साधने की कोशिश है, नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, पर दरअसल मैं फिर वो बात दोहरा रहा हूं, हमाम में सभी नंगे। सब हैं, आपकी बात ठीक है संदीप। टाइमिंग में फिर उसी के ऊपर आ रहा। संदेश कली के अंदर भी एक किसी के वीडियो लगाया गया परसों की, उसने कहा कि ये सब बीजेपी ने मैनेज किया है। हाँ, ये भी इलेक्शन से पहले लगाया गया। इतने दिन से क्या नहीं हुआ, वो आदमी पहले नहीं बोला। तो टाइमिंग क्या है कि जब गवर्नर के ऊपर लगाया कि जब सेकंड फेज वहाँ पर शुरू होना शुरू हुआ, तो वोट को किस तरह इन्फ्लुएंस करना है, ये अब ऑपोजिशन वाले भी कुछ सीख गए हैं। मैंने पहली बार प्रयोग कर रहा हूँ, टूल किट कैसे बनानी है इलेक्शन के हिसाब से, किस के इशू उठाएं जिस पे बीजेपी वाले डिफेंसिव पे हो जाएं। जैसे आज हुआ झारखंड के, आपने नोट पकड़ लिए 25 करोड़ रुपए, प्राइम मिनिस्टर फटाफट के नोटों के पहाड़ दिखाई दिए। तो ये इशू बनाना है हर रोज नया, इस हिसाब से उन्होंने हर, तो ये चुनाव के बारे में एक बड़ी कहानी कह रहा है क्या प्रभु? जो हम लगातार पिछले 3 हफ्ते से बात कर रहे हैं
कि ये दरअसल मुद्दा विहीन चुनाव है, हर रोज एक नया मुद्दा आ रहा है? क्या एक सेंट्रल थीम नहीं है इस चुनाव की? क्या अब हम ये अंडरलाइन कर सकते हैं इस बात को? बिल्कुल, मैं शुरू से कह रहा हूं कि हर फेज के बाद एक नया मुद्दा आएगा, परंतु सेंट्रल थीम वही है, राम मंदिर। राम के नाम से एक वो स्लोगन आपका कंटिन्यूटी हर जगह मिलेगा। अबे कल भी था, आगे भी आएगा। राम को किसी ना किसी से जोड़े रखेंगे, राम एक उनका सेंट्रल थीम है। और राम से हिंदू मुसलमान भी जुड़ जाता है, और फिर कहानी पाकिस्तान तक भी चली जाती है जो जा रही है। और उसके बाद अब गुजरात में एक पोस्टर देखा होगा आपने, से लिखा होगा कि आप क्या चाहेंगे 4 जून को जश्न पाकिस्तान में मिलाया जाए या इंडिया में मिलाया जाए, ये समझ के वोट दिखाइए। बीजेपी का पोस्टर लगा हुआ है वहाँ पर। तो इस तरीके से हर जगह पर वोट नैरेटिव सेट है, परंतु आप आश्चर्य नहीं होगा कि कल कोई और इशू निकलेगा कहीं पर। जब तक आप फोर्थ फेज होगा इसके बाद उसके अंदर कोई और इससे बड़ा इशू आ जाएगा, जैसे कर्नाटका में आया है, वेस्ट बंगाल में आया है, ऐसे कई प्रदेशों के अंदर, यूपी के अंदर। तो मतलब अभी हिंदू मुसलमान पर अटका है, भगवान राम को भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाए। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल इंटरवल की तरफ जा रहे हैं। पर शीतल, जैसा राम मंदिर का जिक्र किया अभी प्रभु ने, अब कल प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन करने गए, फिर बाद में रोड शो भी किया। प्रभु ने कल बल्कि सवाल भी उठाए थे कि ये आचार संहिता का उल्लंघन के रूप में भी देखा जा सकता है क्या? भाई, धर्म के नाम पर आप एक पोजिशनिंग कर रहे हैं, वो निजी आस्था का मामला है, ये स्मार्ट प्ले भी हो सकता है। पर उत्तर प्रदेश की ये 10 सीटें और यहां पर 8 बीजेपी जीती थी, 2 समाजवादी पार्टी, कहीं मुद्दे अटक रहे हैं, कुछ बन रहा है, कोई कहानी बन रही है, या रोज बरोज कुछ नया परोसा जा रहा है लुभाने के लिए अभी भी एक आम मतदाता को? इस चुनाव में मोदी जी खुद को मुद्दा उस तरह से नहीं बना पाए, बहुत कम हिस्से में वो मुद्दा बन पाए हैं। ज्यादातर चुनाव लोकलाइज हो गया है, और लोकल जो उम्मीदवार है, पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर भी बहुत केंद्रित हो गया है। लोकल समीकरण कैसे हैं जातियों के, उस पर बहुत केंद्रित हो गया है। आप देखिए कि अयोध्या में तो प्रधानमंत्री जी गए, मंदिर में गए, लेकिन अयोध्या के बगल बस्ती की सीट पर मैनेजमेंट ये हुआ कि वहां बीएसपी के ब्राह्मण उम्मीदवार को बदलवा के एक पिछड़ी जाति के उम्मीदवार को खड़ा किया गया, क्योंकि अयोध्या से सटी सारी सीटों पर चुनाव बहुत ही क्लोज हो चुका है। इस चुनाव में भी जो अभी 10 सीटों पर होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसमें कुल 2 सीटें पिछली बार आप कह सकते हैं विपक्ष के पास थी, सब भाजपा के ही पास थी, एक मैनपुरी और एक संभल। लेकिन इस बार कम से कम 4 सीटें ऐसी लग रही हैं जो इसमें से कम हो, मतलब बीजेपी के खाते में से कम होती दिख रही है। ये ठीक है कि उसमें ज्यादातर पारिवारिक सीटें हैं, 3 लोग इनके परिवार के ही लड़ रहे हैं, मैनपुरी, फिरोजाबाद और बदायूं में। और ये सब बहुत छोटे अंतर से, मैनपुरी तो खैर कभी हारे नहीं, 60 के बाद से हमेशा मुलायम सिंह जी और उनका परिवार या समाजवादी पार्टी या जो भी उन्होंने उस समय राजनीतिक बनाया रखा, वो जीतता रहा। पिछला चुनाव भी डिम्पल करीब 3 लाख से जीती थी, लेकिन बाकी दोनों सीटें फिरोजाबाद और बदायूं, एक 30,000 से और दूसरी करीब 18,000 से ये परिवार हार गया था। इस बार ये सीटें अनुकूल हो गई हैं, चूंकि चुनाव मोदी जी के नाम पर चाह के भी उस तरह से नहीं हो पाया, और जब मोदी जी के नाम पे नहीं हुआ तो उन मुद्दों पर भी नहीं हुआ जिनको मोदी जी उठा रहे हैं। अगर ऐसा, आप एक मिनट शीतल, जो आप कह रहे हैं कि नहीं थोड़ी सी फिजा बदल रही है, समीकरण बदल रहे हैं, तो वो राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़े? क्यों वो पहुंच गए रायबरेली? प्रधानमंत्री कह रहे हैं डरो मत, भागो मत। आप नहीं, ये बिल्कुल सवाल है, लेकिन अब ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। हाँ। उनकी स्ट्रेटजी में वो सोचते हैं कि वहां रायबरेली से लड़ने पे उनको ज्यादा वक्त उस एरिया में नहीं देना होगा, वो देश के लिए समय दे सकेंगे। सिर्फ प्रियंका गांधी वहां इंचार्ज होंगी, दोनों सीटों को अपना वो कवर कर लेंगी। और अगर कहीं केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया, आप उस परिस्थिति की कल्पना करें। मैं ये अभी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन कह सकता हूं कि रायबरेली में राहुल गांधी को कोई कठिनाई नहीं है चुनाव जीतने में, लेकिन स्मृति ईरानी को आने वाले 2-3 दिनों में ये क्लियर हो जाएगा, शायद कठिनाई हो सकती है, शायद कठिनाई हो सकती है, आप ये कह रहे हैं। पर अगर हम, ये धनंजय सिंह वाला खेल क्या है?
बीएसपी ने उम्मीदवार बदल दिया, उनकी धर्मपत्नी को हटा दिया। अभी तो वो बाद में होना है चुनाव, पर यूपी के बारे में वो कुछ कह रहा है क्या? कुछ पढ़ा जा सकता है? वो वही हुआ जो बस्ती में हुआ है। हटाने के बाद टिकट किसको दिया? टिकट एक यादव उम्मीदवार को दिया गया जो पहले सांसद थे और इस बार जिनकी पूछ नहीं हो रही थी, एकाएक दिया गया, क्योंकि वहां जो गठजोड़ है जो बीजेपी को हरा सकता है, जिसने पिछली बार भी हरा दिया था, वो है कि वहां जो उम्मीदवार गए वो कुशवाहा जाति के हैं। मौर्य वहां एक बहुत बड़ी आबादी है, मौर्य, यादव और मुसलमान, और इसमें थोड़ी सी कुछ अन्य जातियां छोटी छोटी जो है, तो मतलब जैसे जातीय निषाद वगैरह समीकरण की। साधने की कोशिश की जा रही है। वो लड़ाई जो हम बहुत दिनों से ये बात कर रहे थे, इस चुनाव में मतदाता हिंदू बनकर वोट करेगा, जो हिंदू मतदाता है, या वो जाति देखकर वोट करने वाला है? कमंडल मंडल कदम ताल करेंगे या अलग अलग चलेंगे? ये चीज सामने आ रही है क्या शीतल? मतदाता जाति देखकर वोट कर रहा है, ज्यादा प्रेफरेंस उसका जाति पर है। और इसीलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दा या मोदी जी या धर्म मुद्दा उस तरह से नहीं बन पा रहा है, चाह के भी। मुद्दा जाति उससे बड़ा बनी हुई है, और इसीलिए अयोध्या के चारों तरफ की लगभग हर सीट लड़ाई में है। और तो बीजेपी जाति एक मुद्दा बनी हुई है। चलिए हम मुद्दे भी साथ साथ में तलाशते रहेंगे ना। और जाति एक मुद्दा बन रही है, उसकी बानगी तो कन्हैया भाई, दरअसल हमें फरवरी में ही अंदाजा हो गया था, जब नीतीश कुमार के साथ बातचीत शुरू हुई और लाल कालीन बिछाकर जिनके लिए दरवाजे बंद थे उन्हें वापस एनडीए में बुलाया गया। अभी 5 सीटों पर मतदान होने वाला है, 5 एनडीए के खाते में गई थी। तो वहां अभी जातीय समीकरण का हिसाब ही चल रहा है, या जेडीयू कमजोर कड़ी भी साबित हो रही है? अब अनंत सिंह संपत्ति बंटवारा करने के लिए पैरोल मिली थी और वो वोटों का बंटवारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुंगेर में चुनावी ताल ठोक रहे हैं, और वो भी ललन सिंह के लिए। जहाँ संपत्ति बंटवारे के कारण या उसके नाम पर जो गए हैं अनंत सिंह, उसका वहां तो चुनाव होना है 13 का। हाँ, 5 सीटों पर जो होना है, तो उसको लेकर के तो भाजपा के लोग भी कंफर्म नहीं है कि हम रिपीट करेंगे 19 का, क्योंकि इस तरह से तेजस्वी यादव अकेले उनके साथ सहयोग के लिए सहनी हैं, लेकिन अकेले अभी तक 100 मीटिंग कर चुकी है बिहार भर में, 100। ये अखबार की रिपोर्ट है कि चुनाव के दौरान, और जिस तरह से बाप इनके साथ जुड़ रहे हैं, माई तो इनके पास है ही, और बाप जुड़ रहे हैं, जिसमें आप सब असल में बीजेपी और जेडीयू के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी हो रहा है कि कुशवाहा इनसे भाग रहे हैं और बड़ा जोर शोर से भाग रहे हैं। और कुशवाहा की संख्या आप समझ रहे हैं कि कितना, तो जातीय आधार पर यहाँ सर्वे हो चुका है, गणना हो चुकी है उस हिसाब से। तो इन 5 में भी जो है उनकी संख्या बहुत अच्छी संख्या में है, तो इसलिए वो ज्यादा पैदा। उसका कारण मेन ये है कि भाजपा ने तो एक भी कुशवाहा समाज से दिया नहीं। एनडीए में ऑफ कोर्स उपेंद्र कुशवाहा हो गए और जेडीयू ने 3 दिया, लेकिन ये लोग मतलब कि नहीं दिया। वेयर ये लालू प्रसाद यादव ने 8-10 दे दिया। नहीं, पर जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है, इतिहास जो हमें बताता है कन्हैया, कि अरिथमेटिक भी है और केमिस्ट्री भी है, गणित भी है, रसायन शास्त्र भी है उनके पक्ष में। नहीं, तो ये बाप जब जुड़े ना, जब एक कुशवाहा हो गए, सहनी हो गया, गंगोता बीमा भारती को तोड़ करके उन्होंने गंगोता जुड़ गया। इसलिए ये अभी देखिए, जो एजेंडा अभी बिहार का एजेंडा कौन सेट कर रहा है? तेजस्वी यादव सेट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तेजस्वी को बोलते हैं, लालू को बोलते हैं। मुख्यमंत्री बेढंगे तरीके से बच्चा पैदा करता है, उसी पर बोलना है। हालांकि उनको तो वो कोई सुनता भी नहीं है, मुख्यमंत्री को तो कोई सुनता भी नहीं है। 500 कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं नीतीश कुमार एनडीए में। हेलो जी, कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं नीतीश कुमार एनडीए में। बहुत कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं, बल्कि ये चर्चा जो है आप देख नहीं रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ इनके मीटिंग लोग नहीं कर रहे हैं, एक साथ नहीं कर रहे हैं। दरभंगा में भी प्राइम मिनिस्टर आए तो कहाँ इनका अलग अलग हुआ। वो अब तो मुझे जो अंदर से सूचना मिल रही है कि अफसोस करें कि इनके मिलाने से क्या है,
कोयरी भाग ही गए जो इनका लवकुश का था। कि पिछड़ा पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का कंट्रोल है, जो कुछ भी है प्राइम मिनिस्टर का है, तो हम लोगों को लगता है कि इनको लेना ही नहीं चाहिए था। ये संविधान बदलने के जो आरोप और नैरेटिव विपक्ष जो बना रहा है जी 400 पार से संविधान बदल जाएगा, बीजेपी ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है और इन्होंने लूटा है सब कुछ, तो ग्राउंड पर जमीन पर क्या गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है बिहार में कन्हैया? मैं परसों समस्तीपुर में गया था, वहां मैंने लोगों से बात हुई तो उसमें से एक कार्यकर्ता था, उसने कहा तो संविधान तो हमारे ही यहाँ बदल दिया इन लोगों ने, हमारा समस्तीपुर रिजर्व है दे दिया भूमिहार को। हमें भूमिहार को, अरे चौधरी जी क्या तो भूमिहार है, वो बहू किसकी है, वो है किसकी बहू? शादी के बाद वो बहू किशोर कुणाल के यहाँ जाएंगे तो संविधान तो यहीं से बदलना इन लोगों ने शुरू कर दिया। तो हम लोग को दिख नहीं रहा है कि संविधान इनका फैजाबाद के बोल चुके हैं एमपी। किस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है बिहार में? मुद्दा क्या है? अखिल भारतीय स्तर पर हमें कोई सेंट्रल थीम नहीं दिख रहा। एकदम मुद्दा जो है, मैं कहा ना कि तेजस्वी ने जो सेट कर दिया है, आज ही जो उसने लिखा कि नौकरी के एजेंडे ने पीएम मोदी को सड़क पर ला दिया, यानी कि वो रोड शो करने वाले हैं 12 तारीख को। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हर सभाओं में हमने दिया नौकरी, हमने रोजगार दिया, जबकि वही सीएम तेजस्वी कहता है कि बताइए चाचा, कहते हैं हमने दिया, वो तो कहते थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे, पूछता है, लोग कहते हैं हाँ। तो मतलब मुद्दे भी जो शायद यहाँ पर अभी हम तो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान शहंशाह शहजादा उसी में कहीं खोए रहते हैं। संदीप, 11 सीटों पर महाराष्ट्र एक स्विंग स्टेट है और दर्जन भर सभाएं रैलियां कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, आधा दर्जन और करने का भी उनका इरादा है। 20 मई तक जब चुनाव मुकम्मल हो जाएगा 48 की 48 सीटों पर महाराष्ट्र में हो जाएगा। महाराष्ट्र क्या कह रहा है? कोई मुद्दे वहां बनते दिख रहे हैं? भटकती आत्मा कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। अब ये कोई सिंपैथी वेव है या जो महायुति है उसकी जो मजबूती है उसका कोई मुकाबला नहीं कर पा रही महाविकास अघाड़ी? देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी 28 सीटों पर लड़ रही है, तो बीजेपी का कहना है कम से कम 28 सभाएं तो प्रधानमंत्री की हम करा के रहे। यानी आप समझ सकते हैं कि 28 बार प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है महाराष्ट्र, तो हालत कितनी कठिन है। निश्चित तौर पर जो शरद पवार साहब पर टिप्पणी कर दी भटकती आत्मा, उसका असर बारामती में दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि लोग नाराज हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार साहब ने भी एक चाल थोड़ी सी चल दी, तो आज उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और कह दिया अब मैं बीमार हूं और थोड़ा आराम कर रहा हूं। समझिए, चुनाव के एक दिन पहले शरद पवार का बीमार हो जाना और कहना कि मैं थक गया हूं, आराम कर रहा हूं, किस तरह का संदेश जाएगा? और आप उन्हें भटकती आत्मा कह दें तो एक तरीके से पॉलिटिकल सिंपैथी का जो खेल है शरद पवार लगातार खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जो 11 सीटों पर चुनाव है, तो बारामती तो है ही, साथ ही साथ वो सब सीटें हैं जहां मराठा जो आरक्षण का असर है वो दिखाई देगा और वो निश्चित तौर पर शरद पवार के साथ अभी तक तो दिख रहा है। अभी तक तो दिख रहा है। और बारामती में क्या अजित पवार दरअसल वहीं सिमट गए, सारी ताकत वहीं झोंकनी पड़ी है? प्रेस्टीज फाइट ऐसी बना दी कि बाकी जगह पूरी ताकत वो लगा नहीं पा रहे हैं? इसको भी शरद पवार के एक चाल के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आ भी रहे हैं स्टेट में, तो अजित पवार साहब उनके मंच पर नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ बारामती में थे और बारामती में प्रचार कर रहे हैं। तो ये भी शरद पवार साहब की एक चाल मानी जा रही है कि ठीक है, यहाँ फंसा लो और बाकी जगह गिरा दो। तो शरद पवार साहब के बारे में जो कहावत है ना पुरानी, कि वो फायदा नहीं करते लेकिन नुकसान जरूर करने की हालत में रहते हैं, तो वो इस समय नुकसान करने की हालत। तो सिंपैथी फैक्टर और उत्तराधिकारी कौन है, कौन असली कौन नकली, क्या सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में ये दिख रहा है? महाराष्ट्र में नहीं, इन जो सीटें हैं जिनमें से 5 सीटें खासतौर पर पश्चिम महाराष्ट्र की हैं, वहां पर जरूर मुद्दा दिख रहा है कि पवार साहब में कौन पवार सीनियर है, सीनियर पवार की जूनियर पवार। और इस बात को लेकर ज्यादातर मराठाओं में ये बात दिख रही है कि मराठाओं का जब भी सवाल हुआ तो शरद पवार साहब खड़े रहे। तो मराठा वोट बैंक का विभाजन बहुत भारी पड़ेगा। दूसरा, मैं शुरू से कहता हूं कि जो कहते हैं कि मराठा मुस्लिम और साथ साथ थोड़ा सा ये कहें कि जो सामान्य मराठियों का जो सिंपैथी यदि वो मिल जाए तो एक बहुत बड़ा कमाल इस बार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए महाराष्ट्र की हर सीट फंसी है। सोलापुर में भी यहाँ तक कि इस बार पहली बार सुशील कुमार शिंदे की बेटी बहुत मजबूत दिखाई दे रही, बल्कि ये कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है लेकिन बेहतर स्थितियों में है और चुनाव जीत भी सकती है। साथ ही उसके बाजू की सीट माढ़ा की सीट, वहां पर बगावत हो गई है, मोहिते पाटिल परिवार खड़ा हो गया है
जो शरद पवार साहब के साथ अब तक था। तो पूरे उस बेल्ट में मराठा को तो तय करना है, और मुझे लगता है कि निर्णायक वोट यदि कोई होगा तो मराठा वोट देगा। तो मराठा वोट बैंक देखिए, अब आप समझिए, कहीं ना कहीं जाति समुदाय वो सर उठाते दिख रहे हैं, अलग अलग मुद्दे अलग अलग इलाकों में जोर पकड़ते भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ये भी बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, बसवराज बुम्मई, जगदीश शेट्टर, नारायण राणे, ये सब पूर्व मुख्यमंत्रियां अलग अलग राज्यों के, ये भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाते कल दिखाई देंगे। लेकिन संजय, अगर आप राउंड अप करें, जो मेरा दूसरा सवाल है कि चुनाव कहां अटका, कहां भटका और किसको झटका, अब क्या इन 3 सवालों के जवाब देने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है? कुछ एक खाका खिंच रहा है? कहां अटका तो इसी के लिए है क्योंकि 7 चरणों का चुनाव है और अभी 2 चरणों के वोट पड़े हैं, कल तीसरे चरण में मतदान होगा। तो अटका संदीप तब तक रहेगा जब तक चुनाव के नतीजे 4 जून को नहीं आ जाते। सवाल है दूसरा आपका, कहां भटका। मुझे लगता है पहले दौर के मतदान के बाद जब वोट का प्रतिशत बहुत नीचे गिरा, हालांकि बाद में इलेक्शन कमीशन के आंकड़े आए जिसको उन्होंने अपडेट किए, लेकिन आपको याद होगा संदीप, जब पहले दौर के बाद मतदान प्रतिशत आया तो लगभग ये हुआ कि 6-7% मतदान गिर गया जी। तो उस वक्त मुझे लगा कि चुनाव थोड़ा सा भटका मतलब बीजेपी को, विपक्षी पार्टियों को शायद थोड़ा सा बीजेपी ज्यादा प्रिटर्ब्ड हुई, थोड़ी सी घबराई या असमंजस की स्थिति में आई कि भाई इतना टर्नआउट गिरा क्यों। और इसी के लिए आप जब अगर कैंपेन के नजरिए से मैं देखता हूं कि कैंपेन में कैसे टोन बदलने लगा, कैसे ऐसे मुद्दे आने लगे जो एक तरह से मतलब धर्म के नाम पर गोलबंदी करना, तो उस वक्त मुझे लगा फर्स्ट राउंड के बाद ही चुनाव थोड़ा भटक सा गया, या यूं कहूं कि चुनावी कैंपेन थोड़ा सा भटक गया। और चुनावी कैंपेन भटका है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जमीन पर कुछ चुनाव भी भटक रहा है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये 2 चीजें हुई। और तीसरा आपका कुछ एक और शब्द था, मैं भूल गया, अटका और भटका और किसको झटका। झटका किसको लग रहा है, किसको झटका लग रहा है। मुझे लगता है संदीप इसके लिए भी थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा 4 जून का। अभी तो सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं, लेकिन नहीं, पर ये रोज बरोज कोई ना कोई एक नया मुद्दा आ रहा है कि किसको झटका लगा। हाँ, भ्रष्टाचार से कहानी शुरू हुई, अब वापस भ्रष्टाचार का मुद्दा। भाई 30 करोड़ रुपए बरामदगी कोई छोटी रकम नहीं होती है। उसमें भाई सोना ले लेंगे, चांदी ले लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे। उसमें कांग्रेस का ये कहना कि भाई धन्यवाद, आपने हमारा मैनिफेस्टो घर घर तक पहुंचा दिया। प्रज्वल रेवन्ना भी उसमें आ जाते हैं। फिर हिंदू मुसलमान, फिर शहंशाह शहजादा और पाकिस्तान की एंट्री होती है। 2014 और 2019 के चुनाव में कंसिस्टेंसी थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, या भ्रष्टाचार घोटालों की बात थी 2014 में। 2019 में राष्ट्रवाद का पुट था, लाभार्थी एक जाति बनी थी। वैसी गूंज नहीं सुनाई दे रही है। इसके राजनीतिक मायने क्या होते हैं और इसके चुनावी मायने क्या हैं संजय? 2 चीज आपने 14 और 19 से इस चुनाव की तुलना की। निश्चित रूप से मैं कहता हूं 14 का चुनाव तो काफी आसान हो गया था बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरह से देश में माहौल बना हुआ था, भ्रष्टाचार था, एंटी करप्शन मूवमेंट चल रहा था। यह जरूर है कि चुनाव के नतीजों के पहले लगता नहीं था कि इतना आसान होगा जितनी जबरदस्त जीत बीजेपी ने हासिल की। 19 का चुनाव बीजेपी के लिए और आसान हो गया क्योंकि नेशनलिज्म के मुद्दे पर, और आप ठीक कह रहे हैं, मैं सहमत हूं इस बात से कि पूरे देश में एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्रवाद का पुट था और उसके सहारे बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। 2024 का चुनाव इस मायने में थोड़ा फंसा हुआ दिखता है और यह नहीं पता चलता है, बीजेपी इस बात से आश्वस्त नहीं है कि कौन सा एक मुद्दा है जिसके सहारे वो चुनाव जीत ले या निश्चित हो जाए कि चुनाव जीत लेंगे। अगर क्रिकेट की भाषा में कहूं, लेकिन ना मुझे लगता है बहुत ज्यादा हम रीड करने लगते हैं। हाँ। कि अच्छा करप्शन से शुरू हुआ, फिर वो धर्म पर आ गया, फिर वो ऐसे हो गया, फिर करप्शन आ गया। तो बीजेपी बहुत घबराई हुई है, बहुत विचलित है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि विचलित है, घबराई हुई है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। अब क्रिकेट के मैदान में जब 20 ओवर का या 50 ओवर का मैच होता है तो स्पिनर्स लाए जाते हैं, फिर फास्ट बॉलर लाए जाते हैं, या पहले फास्ट बॉलर से आप बॉलिंग कराते हैं और उसके बाद आखिरी के ओवर्स के लिए फास्ट बॉलर बचा के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू के ओवर में उनकी पिटाई हो गई इसी के लिए लास्ट ओवर में देना है,
स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, तो बैटिंग में भी रणनीति स्ट्रैटेजी अभी बनाते हैं। बन रही हार्ड है, हिटर को पहले कम मुकम्मल उतारना है, शक्ल बाद में क्या कम अभी उतारना है। मुद्दों ने रणनीति अख्तियार है। नहीं की है, या वोटर ने मन बना लिया है, वो खामोश है, करंट नहीं दिख रहा, कोई अंडर करंट है। यही तो सवाल है जिससे सांसें भी अटकी हुई हैं राजनीतिक दलों की, तभी तो वो मुद्दे भी बदल रहे हैं। लेकिन क्या जनता जनार्दन आपने अपना मन बना लिया है? कुछ तस्वीर और साफ हो जाएगी कल शाम इस वक्त तक। तो कल तीसरे चरण का मतदान होगा, आधी से ज्यादा सीटें जो देश की हैं उन पर चुनाव मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन चुनाव कहां अटका और कहां भटका है? मीना सिन्हा है हमारी दर्शक, खगौल बिहार में रहती हैं। उनका कहना है जाति धर्म के बदले नारी अस्मिता, महंगाई और बेरोजगारी की बात हो तो करंट किसका है और अंडर करंट किसका, यही तो हम तलाश रहे हैं। आज इतना ही, नमस्कार।